मैं प्रदीप कुमार मिश्र, कोऑर्डिनेटर मालवीय सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप IIT BHU। आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने बीच में पद्मश्री प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जी का, जो कि बनारस काशी विश्वविद्यालय ही नहीं वरन भारत के लिए एक रत्न हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो सेवाएं आपने दी हैं, आयुर्वेद के माध्यम से जन सामान्य के साथ साथ पूरे देश की जो सेवा आपने की है वो एक तरह से उल्लेखनीय ही नहीं, उससे भी ऊपर आप कह सकते हैं। मैं अब बात करूंगा आपसे। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और शिक्षा दीक्षा ने कैसे आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया? मेरी शिक्षा तो इसी विश्वविद्यालय में हुई। मैं इसी विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ। मैं 1954 में यहाँ पढ़ने आया था आयुर्वेदिक कॉलेज। उसमें आयुर्वेद की पढ़ाई 7 वर्ष की होती थी, आजकल 5.5 साल होती थी, उसमें 7 वर्ष पढ़ाई होती थी। मैंने उस पाठ्यक्रम को पास किया। वो पाठ्यक्रम का नाम था आयुर्वेदाचार्य बैचलर ऑफ मेडिसिन रिसर्च। फिर उसके बाद 1961 में मैं स्नातक हो गया था। ये दोनों वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 1954 वो वर्ष था जो पहली बार भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार देना प्रारंभ किया। और पहले ही वर्ष BHU के एक प्रोफेसर को पद्म भूषण दिया गया था, जो अभी तक उनके अलावा किसी को नहीं दिया गया। हम लोग जो पद्मश्री है, पद्म भूषण नहीं है। और वो थे आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल। उस समय जो आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल थे पंडित सत्यनारायण शास्त्री, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनको पद्म भूषण दिया गया था। और वो राष्ट्रपति के चिकित्सक थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चिकित्सक थे, बड़े सफल चिकित्सक थे। और उसी वर्ष डॉक्टर राधाकृष्णन, जो यहाँ के कुलपति रह चुके थे, उनको भारत रत्न दिया गया था। तो वो वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसी वर्ष जब मैं पहले पढ़ने आया तो मैंने ये बातें सुनी हैं और मुझे ज्ञान हुआ कि पद्म पुरस्कार क्या होता है। और फिर 1961 में मैं जब स्नातक हुआ, वो वर्ष था जब मालवीय जी की सेंटरी मनाई गई। मालवीय जी का 100वां वर्ष मनाया गया। बहुत ही भव्य फंक्शन हुआ। इस समय हम शताब्दी मना रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो 1961 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय बहुत महीनों भर कार्यक्रम हुआ, ग्रैंड स्केल पे। हाँ, बड़े बड़े लोग आए। जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए, डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ आए। तो वो दोनों वर्ष बहुत ही प्रेरणादायक थे और मैं उसमें विद्यार्थी था। फिर मैंने यहाँ PhD की और मैंने PhD की डॉक्टर KN रूपा के निर्देश में, जो शिक्षा विज्ञान संस्थान के संस्थापक निदेशक थे। वो मेरे टीचर थे और उन्होंने मुझे PhD कराई। PhD मैंने की 1969 में की, 1969 में PhD की। फिर मैंने डिलीट की और मैं 1964 में यहाँ परमानेंट लेक्चरर बन गया था। और फिर रीडर हुआ, प्रोफेसर हुआ। मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड भी था और फैकल्टी डिपार्टमेंट का डीन भी था यहाँ। और उसके बाद मैं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो गया था 1 टेन्योर के लिए। और फिर उसके बाद मैं 2 साल के लिए साउथ कोरिया में वांगकांग विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफेसर था। वहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ओरिएंटल मेडिसिन का, उसमें आयुर्वेद की यूनिट खोली जा रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँगा, मैंने किया था। फिर मैं जो वापस आया तो उसके बाद मैं यहाँ एमेरिटस प्रोफेसर हो गया। और एमेरिटस प्रोफेसर जो होते हैं वो 70 साल की उम्र तक ही होते हैं। 70 साल मेरे पूरे हो गए तो मुझे डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बना दिया गया। और ये आजीवन असाइनमेंट है। मैं लाइफ लॉन्ग डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हूँ अपने विभाग में। ये मेरा कैरियर था। सर, बहुत ही अच्छा लगा आपका ये सुन के। और मुझे तो और आनंद आया कि जब 1964 में आप यहाँ आए तो 1964 में मेरा जन्म हुआ और आज मैं आपके सामने आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और ये केंद्र जहाँ आप बैठे हैं, ये केंद्र इसलिए बनाया गया है कि देश में उद्यमिता को आगे कैसा बढ़ाया जाए। और हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद, जिसके अंदर इतनी पोटेंशियलिटीज है, इतनी संभावनाएं हैं, बस जरूरत है उसके साइंटिफिक वैलिडेशन की। तो सर, आप जरूर बताइए कि इसमें कैसे आप अब अपना रोल करेंगे। आपने स्वास्थ्य दिया बहुतों को, आपने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत उन्नत किया भारत में। इस क्षेत्र में शिक्षा में भी आपने बहुत काम किया। अब जो अगली कड़ी है उद्यम में, हम चाहेंगे कि आप कुछ प्रकाश डालें कि हम कैसे आगे बढ़े आयुर्वेद में उद्यम के लिए। अब ये जो मैं यहाँ जब से हूँ, मेरा मूल उद्देश्य, मेरा मूल इंटरेस्ट चिकित्सा में है, रोगियों की सेवा करना। दूसरा, आयुर्वेद के विद्यार्थियों को पढ़ाना। शिक्षा और चिकित्सा दोनों मेरी विशेष रुचि है और साथ में अनुसंधान भी हम करते रहते हैं। अब
आपने जो सवाल किया कि आगे क्या करना है, आयुर्वेद इतना प्राचीन 5000 वर्ष पुराना विज्ञान है और आज भी जीवंत है। ऐसा नहीं कि कभी ये बंद हुआ, आज भी जीवंत है। बड़ी संख्या में अस्पताल हैं, चिकित्सक हैं, कार्य हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको गति देने के लिए इसको वैज्ञानिक तेवर देना होगा, साइंटिफिक टेम्पर देना होगा और ऐसी भाषा विकसित करनी होगी कि हमारी बातों को सब सारी दुनिया के लोग समझ सकें। और ये काम धीरे धीरे हो रहा है। मुझे जो पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए उसमें हमारे साइटिशन में इस बात का उल्लेख है कि मैंने जो किताबें लिखी, मैंने 20 किताबें लिखी हैं या जो शोध प्रकाशित किए हैं या जो लेक्चर्स दिए हैं, उससे ये ज़रूर कुछ हुआ है कि एक कॉमन लैंग्वेज विकसित करने में मदद मिली है। कॉमन लैंग्वेज विकसित करना और दो जो अलग अलग विधाएँ हैं, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मेडिसिन की, उनकी दूरियाँ कम होने में भी मदद मिली है, ऐसा मूल्यांकन करने वाले कहते हैं। ये मैं बहुत समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें केमिकल इंजीनियर जो मेरे जैसे हैं उनका क्या रोल हो सकता है? उनका भारी रोल हो सकता है और अभी भी बहुत सारे लोग इस दिशा में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सारी औषधियाँ हैं या तो सिंगल ड्रग्स हैं या फार्मुलेशंस हैं, मल्टीपल कंपाउंड्स हैं, कुछ क्लासिकल हैं, कुछ नए बनाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे की एक केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है। जब तक उनको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाएगा, उनका जो मानकीकरण नहीं किया जाएगा, उनकी कार्यमुक्ता सिद्ध नहीं की जा सकेगी और उसमें केमिकल इंजीनियर्स का भारी रोल हो सकता है। एक और क्वेश्चन था सर जी कि जो जनमानस है, जो आज 21वीं शताब्दी का जो युवा है, जो हो सकता है दिग्भ्रमित है, लेकिन उसकी जनसंख्या बढ़ रही है और उसको बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि आयुर्वेद तो कुछ नहीं, आप केवल एलोपैथिक मेडिसिन पे भरोसा रखें, आयुर्वेद में वो चूरन बांटते हैं, कुछ होता नहीं है। इस क्षेत्र में कैसे इस भ्रम को तोड़ा जाए? देखिए, ये भ्रम आया कैसे? एक तो अंग्रेजों के ज़माने में इसको दबाया गया था और जब एलोपैथी चिकित्सा 200 वर्ष पहले प्रारंभ हुई तो भारत गुलाम था। उसमें तेज़ी से पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति को यहाँ स्थापित किया गया। वो ज़रूरी था कि यहाँ की परंपराओं को तोड़ा जाए और तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी खराब बात ये हुई कि जब हम 47 में स्वतंत्र हुए तो आने वाली सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। एक उदाहरण देंगे कि 1970 तक भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके माध्यम से शिक्षा पद्धति को रेगुलेट किया जाए। कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं थी और कोई एक्ट नहीं था पार्लियामेंट में। एक 47 में स्वतंत्र हुई, 1971 में पहली बार सेंट्रल काउंसिल एक्ट पास किया गया। तब से ये ऑफिशियल चिकित्सा पद्धति बनी। तो उपेक्षा का शिकार होने से लोगों के मन में भावना गई और बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। जो इसमें एक और हमें लगता है कहीं न कहीं जो ज़्यादातर आयुर्वेदिक डिग्री लेके जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं, हमने देखा है सर कि जब वो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो भी जैसे पहले वैद्य होते थे कि नाड़ी का सहारा लेते थे कि शरीर की स्थितियाँ क्या हैं। बनारस जैसे शहर में जो वैद्यों का एक शहर माना जाता है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा 2-4 वैद्य हो जो बच्चे हो। और दूसरा ये इंग्लिश प्रिस्क्रिप्शन, इंग्लिश दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं। ये होने लगा कि बाद में चिकित्सा पद्धति इंटीग्रेट कर दी गई। इन चिकित्सकों को भी मॉडर्न मेडिसिन और बेसिक मेडिकल साइंस पढ़ाया जाने लगा। उसके चलते ये दोष आया। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि दोष आया, लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि इन चिकित्सकों को पूरी सुविधाएं नहीं दी गई। बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को भारत सरकार ने कहीं न कहीं लगाया, नौकरियां दी, लेकिन उनको नौकरी तो लगा दी, लेकिन उसके लिए वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई गई, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और उन चिकित्सकों को एलोपैथिक डॉक्टर्स का एक असिस्टेंट बना के छोड़ दिया गया। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उजागर होने में कुछ समय लगा है। अब बात को धीरे धीरे लोग समझ गए हैं और एलोपैथिक दवाइयों के यूज़ करने का जो डॉक्टर्स का ट्रेंड है उस पर लगाम भी लग रही है, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था। अभी फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसलिए हुआ है कि ये पूरी जो शिक्षा व्यवस्था हम इस क्षेत्र में बहुत ही कमज़ोर है। यानी को तो 300 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, लेकिन उनके हालात बहुत अच्छे नहीं। वैसे तो हमारे देश में 500 मॉडर्न मेडिसिन के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी बहुत ही कमज़ोर हैं दुनिया के तुलना में। अगर आपने पढ़ा होगा कि परसों के अखबार में हिंदुस्तान में एडिटोरियल जो लिखा गया है वो मॉडर्न मेडिसिन के बारे में लिखा गया है। झोला छाप मेडिकल कॉलेजेस, उसकी हेडिंग है झोला छाप मेडिकल कॉलेजेस। अधिकांश उनके 500 मेडिकल कॉलेजेस में भी हालात यही हैं, कुछ को छोड़ के।
तो हमारे देश में पूरी चिकित्सा व्यवस्था अब बिल्कुल बहुत ही लचर है और उसमें भारी सुधार की ज़रूरत है। उस पर न जाके हम आयुर्वेद की जो बात है, अब धीरे धीरे सरकार का भी ध्यान गया है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र आयुष मंत्रालय बनाया और बजट बढ़ाई। ऐसे लगता है कि शायद सरकार भी इसको बल देना चाहती है धीरे धीरे, और हमारे लोग भी उनकी मानसिकता बदल रही है। जिस तरफ आपने संकेत किया, ये पिछले 20 सालों में हुआ, उससे पहले नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे अब जो विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं उनको पूरी समझ है। अब मैं अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों को भी पढ़ाता हूँ तो उनको सीधी रुचि है आयुर्वेद में, वो स्वयं आयुर्वेदिक चिकित्सक बनना चाहते हैं। उनकी रुचि इस बात में नहीं है कि वो आयुर्वेदिक डिग्री लेके मॉडर्न प्रैक्टिस करें। तो ये भारी बदलाव हो रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों में ये जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी, ऐसा लगता है। और ये सबसे बात ये है कि ये चिकित्सकों को जो टूल्स चाहिए चिकित्सा के, औषधियाँ चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। शॉर्टेज है मेडिसिन की, जो उपलब्ध हैं वो उनका मानकीकरण नहीं है, इसलिए भी दिक्कतें हैं। और वो उसके तरफ भी भारत सरकार ध्यान दे रही है। बहुत सारी प्रयोगशालाएँ बनाई गई हैं जहाँ ये प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारी सुधार देखा जा सकता है। चलिए, हम एक आशा के साथ विदा लेना चाहेंगे कि जैसे योग पुनर्स्थापित हुआ विश्व में, वैसे आयुर्वेद का भी डंका बजेगा पूरे विश्व में और भारत फिर से विश्व गुरु होगा। और इसमें आप जैसे महान विभूतियाँ अपना रोल अदा करें और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सतायु हों और हम लोगों को कम से कम एक रास्ता दिखाएं कि हम इंजीनियरिंग के लोग कैसे आयुर्वेद का सहायता कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।